अस्सलाम वालेकुम। नरीम सेठी स्पेशल के साथ मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नरीम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शर्म अल शेख के अंदर जो मुलाकात होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दरमियान, उसके ऊपर कि क्या नतीजा निकलेगा इस मुलाकात का। कहा जा रहा है, कुछ कॉर्नर से ये बातें सामने आ रही हैं कि बड़ी पॉजिटिव मूव होगी और शायद जो पीस प्रोसेस है वो दोबारा आगे चल सके। जबकि अगर आप रीसेंट स्टेटमेंट्स देखें जो आ रही हैं इंडिया की तरफ से, वो यही कि इंडिया कभी भी इस बात के ऊपर ट्रेड ऑफ नहीं करेगा कि वो अपना जो उनका स्टांस है कि पाकिस्तान की टेरिटरी है उसको नहीं यूज़ होना चाहिए टेररिज्म के हवाले से। इस तरह से देखा जाए तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी आप देखने को मिली जिसमें था कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा जी कि मैं जरदारी साहब का दिल नहीं दुखाना चाहता था, और उसके हवाले में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इस वक्त खुल के सामने आया है वो ये कि सऊदी अरब का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्या उन्होंने उनकी तरफ से कोई उन्होंने इस बात को माना है कि इजराइल उनकी एयर स्पेस यूज़ कर सकता है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि इस वक्त क्या सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के फ्रंट के ऊपर। सेठी साहब, शर्म अल शेख के अंदर जो मुलाकात होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस मेरा पॉजिटिव है। उसकी कुछ वजूहत हैं। ये आपने सही कहा कि मनमोहन सिंह ने कुछ गलत बयानी कर दी थी वहाँ प्रेस के सामने, जिसकी वजह से जरदारी साहब थोड़े से शर्मिंदा हो गए थे। और अब मनमोहन सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है जिसमें उन्होंने एक किस्म की माफ़ी मांगी है कि जी मुझे एहसास नहीं था कि मीडिया है वहाँ, मैंने ऐसी बात कर दी। वो बात क्या थी? बात यही थी कि जी हम तो सिर्फ इस बात के ऊपर बात करेंगे, आप पहले अपने घर को ठीक करें फिर आपसे बात करेंगे। हालांकि ऐसी बात मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए। तो खैर उसकी उन्होंने माजरत कर ली। पहले हमारा ये ख्याल था कि जरदारी साहब जाएंगे इजिप्ट, मगर फिर मेरा ख्याल है अब यही फैसला हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे। तो इसके पीछे भी कुछ बात है। अब वो कुछ बातें बाहर निकल रही हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी। एक बात यह है कि हिंदुस्तान की तरफ से ये बयान आया और मनमोहन सिंह की तरफ से ये बयान आया कि हमारे DG ISI ने और हमारे फॉरेन ऑफिस ने और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के साथ और इंडियन लीडरशिप के साथ कोई बातचीत कर ली है। ओके। और ये मनमोहन सिंह के साथ की तरफ से आया कि हाँ हमारी बातचीत चल रही है। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ बातें चल रही हैं, कुछ ब्रीफिंग शीफिंग हमने दी होगी कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हमें ये अब रास्ता खोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आज अखबारों में एक बहुत अहम बयान छपा है, और मैं समझता हूँ इसलिए अहम है क्योंकि वो 2 दिन उस कॉन्फ्रेंस से पहले आया। रहमान मलिक साहब, इंडिया बहुत अरसे से ये कह रहा है कि आपने हाफिज सईद साहब को छोड़ दिया, उनके खिलाफ कोई अपील भी दायर नहीं की, उनके खिलाफ किसी किस्म की एविडेंस भी नहीं की। हालांकि कोई एविडेंस है ही नहीं उनके खिलाफ, मगर इंडिया कह रहा है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, इसलिए उनको पकड़ के रखना चाहिए और हमने उनको रिलीज कर दिया। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो एक तो ये इशू चल रहा है। दूसरा ये चल रहा था कि वो जो लोग हमने पकड़े थे मुंबई के अटैक के सिलसिले में, 5 लोग या 6 लोग हमने पकड़े हुए, और हम ये कह रहे हैं कि हमें पता चल गया था, मगर उनके खिलाफ केस शुरू भी नहीं हुआ था, कार्रवाई नहीं हुई। हम ये कहते थे जी वो जज ही नहीं मिल रहा हमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो उनको ट्राई करेगा। तो इंडिया का ये मौकफ था कि यार ये क्या बात हुई, आपने बंदे पकड़े हुए हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया है और ट्रायल शुरू नहीं हो रही, और आप ये कह रहे हैं जी हमें महीना 1.5 2 महीने हो गए, अब आपको जज ही नहीं मिल रहा। अब रहमान मलिक साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ट्रायल बहुत जल्दी उनकी शुरू होगी, और यहां तक ये कहा है कि जज भी मिल गया है, और ये भी कह दिया है कि फलाने 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 बंदे ने क्या क्या किया था उस सारी स्टेज के, कि किसने प्लानिंग की, कौन कैप्टन था शिप्स का, किसने उनको वो सैटेलाइट दिए, किसने जाके वो वॉइस ओवर प्रोटोकॉल वो जो कंप्यूटर्स के जरिए ये जो बात कर रहे थे, किसने जाके रजिस्ट्रेशन की। वो सारे इल्ज़ाम जो थे वो अब लग गए हैं इन लोगों के ऊपर, और एविडेंस मिल गई है, और पाकिस्तान हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये रहमान मलिक साहब ने बयान दिया है। तो इससे हौसले बुलंद हो गए हैं कि अब कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने जो लोग मुलव्वस थे मुंबई वाले अटैक में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कन्विक्शंस भी होंगी। और रहमान मलिक ने बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि महीने के अंदर अंदर हम रैप अप कर देंगे। सेठी साहब, एक तरफ आपने कहा रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट आई, एक जो जनरल एक इंप्रेशन पाया जाता है वो ये, खासतौर पर 26/11 के वाक़े के बाद डेफिनेटली वो एक ऐसी बात थी, कंडेम करते हैं, सब उसे कंडेम करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो क्या आप नहीं समझते कि हम दबते जा रहे हैं इंडिया के आगे? हर प्लेटफॉर्म पे जाके आज वो बात करते हैं मनमोहन सिंह साहब की जो रीसेंट स्टेटमेंट है, एक तरफ वो अपोलोजाइज करते हैं जी कि मैं दिल्ली दुखाना चाहता था, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी मैं G8 में G5 में हर जगह जाके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाएंगे। देखिए बात ये है 2 बातें एक्चुअली। एक बात तो ये है कि कौन सही है और कौन गलत है ऑब्जेक्टिवली, सच ये नेशनलिज्म की बात छोड़ दें आप, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं।
आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान बहुत आगे चले गए थे इस पीस प्रोसेस में मुशर्रफ साहब के दौरान। और वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ ना कि हमने जिहादी कैंप्स बंद कर दिए, हमने इन्फिल्ट्रेशन जो हम कर रहे थे यहाँ से वो हमने बंद कर दी। जब हमें ये रेवलेशन हुई कि जब हमें पता चला कि ये नुकसानदेह है और ये कश्मीरी भी जो है वो भी अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो फिर हमने वो बंद कर दिया। फिर इंडिया ने कहा ठीक है आप बातचीत कर लीजिए, ठीक है। अब कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो अलग बात है, वो इंटरनल है, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं और इंडिया भी मानता है। मगर उस वक्त पाकिस्तान का हाथ था, तो इंडिया का ये डिमांड था कि अगर आपने हमसे बात करनी है तो अपना हाथ निकालिए। तो हमने हाथ निकाल लिया, तो बातचीत शुरू हो गई। फिर ये मुंबई का हादसा हो गया। अब मुंबई में हादसे में भी हमारा हाथ है, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है मुनीब। पहले हम स्टेट इन्वॉल्व नहीं थी सर। देखिए स्टेट तो इन्वॉल्व नहीं थी, मगर कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे वो तो हम पहले तो हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे ना। हम तो ये कहते थे ये तो आपने ये सारा कुछ किया। आहिस्ता आहिस्ता हम पहले ये माने कि जी हाँ हमारे लोग कुछ इन्वॉल्व थे, फिर हमने लोगों को पकड़ा। फिर ये 4 महीने 5 महीने तो हमने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जाके हमने कहा कि हमने पकड़ लिया है और हमने इंक्वायरी भी कर ली है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो देखिए हमारा इस रियासत का हाथ तो नहीं था, हमारी सियासी जमातों का हाथ तो नहीं था, मगर कुछ लोग पाकिस्तानियों का तो हाथ था ना। तो अब हम जब ये तस्लीम कर रहे हैं और हम ये आगे अब हम कह रहे हैं हम ये एक्शन लेंगे, तो इसमें इंडिया की एक पोजीशन जायज़ है ना। अगर कोई टेररिज्म इंडिया में होती है और हमारे लोग जाके करते हैं और हमारी स्टेट पॉलिसी है कि हम नहीं ये होने देंगे और हम इसको अप्रूव नहीं करते, तो हमें एक्शन लेना चाहिए ना। सेठी साहब ठीक, लेकिन हमारी हुकूमत, फिर वही बात आ जाती है, हमारी हुकूमत जब ये कहती है, ये रहमान मलिक साहब जिनकी स्टेटमेंट आप कोट कर रहे थे, ये कहते हैं कि BLA को स्पॉन्सर इंडिया करता है, बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट का जिम्मेदार इंडिया है। आपको पता है क्यों कॉन्सुलेट्स बनाए हुए हैं वेस्टर्न साइड के ऊपर इंडिया ने इतने ज्यादा 28 कॉन्सुलेट, उनका क्या मकसद है? अच्छा, अब ये बात आपने ये कही कि जी BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका जिक्र किया ना आपने कि इंडिया का हाथ बलूचिस्तान में है। ये रहमान मलिक साहब भी, रहमान मलिक साहब ने ये कहा। अब बात यह है कि ये भी एक इश्यू है जो कि आपने एजेंडे पे लाना है। इंडिया की पोजीशन क्या रही है? इंडिया की पोजीशन ये रही है कि आपका हाथ कश्मीर में था तो चलें, वो कहते तो नहीं है मगर उनका हाथ बलूचिस्तान में आ गया। अब आपने कश्मीर से हाथ निकाला तो अब शायद वक्त आ रहा था कि उन्होंने अपना बलूचिस्तान से हाथ निकाल लेना था, क्योंकि गिव एंड टेक होती है। लेकिन 26/11 हो गया, फिर ये मुंबई हो गया। अब उन्होंने, और ऊपर से वो बलोच, आपने इंटरव्यू सुनी ली उन लोगों की, वो कहते हैं हमें यहां से भी अगर हमें डेविल भी हमें हथियार देता है या पैसे देता है हम लेने के लिए तैयार है। मरी ट्राइब जो है वो मतलब वो जो इंसर्जेंट्स हैं वो तो इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी होती है। इंडिया का हाथ बलूचिस्तान में है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें बड़ी सख्ती के साथ एहतजाज करना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए और कहना चाहिए निकालो अपना हाथ यहाँ से, ठीक। मगर ये जब बातचीत चलेगी तो ये बात होगी ना। हुआ ये कि मुंबई ने सारी बात डिरेल कर दी। जो बात चल रही थी कि जी आप यहां से निकलें हम यहां से निकलें, वो बात रुक गई और एक नया ड्रामा शुरू हो गया मुंबई का। अब आगे ये भी खर्चा है कि और ना कोई ड्रामा शुरू हो जाए, एक और मुंबई हो गया तो फिर क्या होगा। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी है। इंडिया को इंसिस्ट करना चाहिए कि अगर हमने कश्मीर से हाथ निकाल लिया है और अब हम ये ट्रायल शुरू कर रहे हैं तो आप भी बलूचिस्तान से हाथ निकालें, ये बिल्कुल सही है और हमारी डिमांड होनी चाहिए। अगर हाफिज सईद के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, या इवन सो मच हो कि इंडिया के पास में हमारी कोर्ट ने उसे एग्जोनरेट कर दिया, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि हाफिज सईद के पास के बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है? नहीं, देखिए अगर एविडेंस है तो ट्राई करें, नहीं है तो कह दें नहीं है। ये क्या बात हुई कि कहना कि जी उनको अरेस्ट कर लिया पहले 3 महीने के लिए क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, फिर कोई केस ना बनाया, फिर वो छूट गए, अब कहते हैं उनको फिर किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई किसके लिए कर रहे हो? अगर एविडेंस है तो बनाओ, केस बनाओ, पकड़ो, कन्विक्ट करो। नहीं है तो मुंह दिखा दो दुनिया को, नहीं हमें कुछ मिल रहा, तुम लोग तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। तो इंडिया के पास क्या है? हाफिज सईद के पास अगर कुछ है तो इंडिया दे ना हमें, और हमारी अदालतें देख लें कि उसमें वजन है कि नहीं है। मगर ये जो बात है कि एविडेंस है या नहीं है और हम क्योंकि इंडिया प्रेशर डालता है, किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। साहब प्रेशर अब पाकिस्तान के ऊपर क्या है इसके बारे में मैं बात करूंगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।